34वां पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नोट: भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निधि अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज: 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर, सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग नीचे। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय, जिसके मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में, यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। नोट: भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि में हुआ है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायक का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त ने गाया था। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में
26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नोट: भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया है। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को, एक लिपि वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन इसका नाम है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, पावो क्रिकेटस है। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथा टाइगर्स लिनियस है। राष्ट्रीय फल आम, मैग्नीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेंथालेसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, एलिफेंटा इंडिका भारत का विरासत पशु है। 35वें नंबर का पॉइंट है संसद की वित्तीय समितियां, जिसमें सबसे पहली समिति है प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। दूसरा, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रति वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मोनू मशानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय के से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की
परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति ने राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य: पहला, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनी की जांच करती है। दूसरा, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। तीसरा, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है। चौथा, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। नोट: लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। तीसरी समिति है सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं: पहला, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। चौथा पॉइंट है इसमें कुछ अन्य मुख्य समितियां। कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम पद्धति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समितियां, इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 36वां पॉइंट है पंचायती राज। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है।
पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 ड। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। पहली बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में, PVK राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से न तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। नोट: वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। पहला, इसके द्वारा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगी। चौथा, राज्य की सिंचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नोट: 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 भाग स्थान आरक्षित। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। नगर पालिका के प्रकार। नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हो। नगर परिषद
छोटे नगर क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट, नगर निगम की व्यवस्था या नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी गई थी।